गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति में हम कल ही बात कर चुके थे, आज हम निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके आवेश -q और +q है। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2l, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हम पहले लिख लेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के आवेश -q तथा +q हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माध्यम का परावैद्युतांक K है, कैपिटल K। तो अब यहां से देखिए, तो हमने अब मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके आवेश -q तथा +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो कोई बिंदु है P, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर दो आवेश हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमको दोनों आवेशों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बार हम माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दूसरी बार धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दो आवेश है, इसलिए दोनों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने के लिए फार्मूला अगर देखा जाए तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आवेश की आवश्यकता होती है और आवेश से बिंदु की, जिस बिंदु पे निकालना चाहते हैं उस बिंदु की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको आवेश तो मालूम है, एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है। यहाँ से जिस बिंदु को निकालना है, बिंदु P के यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये दूरी हमको नहीं मालूम, हमें ये दूरी मालूम है L, यहाँ से ये दूरी मालूम है R, लेकिन ये दूरी हमको नहीं मालूम है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज है तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको मालूम क्या है, OA इक्वल और OB इक्वल टू L है। OA ये लंबाई और OB ये दोनों लंबाई कितनी है, L है। OP यानी O से P तक की लंबाई कितनी है, R है। पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर AP या BP यानी का इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम दूरी मालूम हो गया, आवेश मालूम हो गया। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो पहले माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम उसको E1 मान ले रहे हैं, 1/4 एप्सिलॉन Q, और ये दूरी क्या है, AP माइनस आवेश से, तो AP का स्क्वायर। अब यहाँ पे AP का मान कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। ये हो गया हमारा पहला E1। अब इसकी चूंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, दिशा देखें तो ऋण आवेश में हमने आपको बताया, ऋण आवेश के कारण तीव्रता की जो दिशा होती है हमेशा आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा आवेश की ओर होती है, इसलिए यहाँ पर जो E1 होगा वो किधर होगा, आवेश की ओर, इस दिशा में। तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 Q बटे यहाँ से इसकी दूरी प्लस आवेश है, प्लस आवेश से इसकी दूरी कितनी है, B और P, तो BP का स्क्वायर। BP इक्वल टू भी हमारा क्या है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसकी दिशा, तो धन आवेश का जो दिशा होती है ये किधर होती है, ऊपर की ओर, इस दिशा में। अब इन दोनों का हमको परिणामी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसी को हमने यहाँ पर अलग से बना दिया, तो ये हमारा E1 इस दिशा में हो गया, E2 इस दिशा में। अब इसका परिणामी अगर हम निकालें
तो इसके हम दो घटक तोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे ये कोण थीटा मान लेते तो ये भी कोण क्या हो गया, थीटा। तो इसके दो घटक, एक ऊपर की ओर तोड़ेंगे E2 साइन थीटा, ऐसे नीचे इसका जब घटक तोड़ेंगे इस दिशा में E1 साइन थीटा। अब देखिए E1 और E2 का जो मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है, वो दोनों इक्वल है। E1 और E2 का जो मान है वो क्या है, इक्वल है, दोनों में वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इस दोनों की दिशा यानी मान भी बराबर होगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मान बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर यानी रक्षी स्थिति में, ठीक है, रक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो शून्य हो जाएगी। अब क्षैतिज दिशा में या AB की दिशा में अगर हम इसको देखें तो इसका इधर की ओर जब घटक तोड़ेंगे E1 का, E1 cos थीटा 1, यहाँ पर हमने लिखा भी है E1 cos थीटा 1 cos थीटा, और जब इसका तोड़ेंगे तो E2 cos थीटा। यानी परिणामी अगर हम निकालें तो यानी E1 प्लस E2 इसका हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे, इसको नोट करके फिर इसके आगे पहले इसको नोट कर लेंगे। तो E1 व E2 के अच्छी दिशा में वियोजित घटकों का परिणामी, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक तोड़े उसका परिणामी तो शून्य हो जाएगा। हम सिर्फ क्षैतिज दिशा में लेंगे, इसका परिणामी E इक्वल टू लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का मान रख देंगे। E इक्वल टू E1 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू cos थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दें, इस दोनों जुड़ जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q cos थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा का मान रखें तो चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे काट। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा ये अगर थीटा है तो cos थीटा का आधार हमारा क्या हो जाएगा f, अब काट हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये मान यहां पर रख दें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos का मान रखेंगे तो यल बटे ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि 2ql इक्वल टू होता है p, तो इसके स्थान पर हम p लिख देंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके स्थान लिख देंगे p बटे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर वाला बड़ा इसकी घात कुछ नहीं है एक, और अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, यानी इसको आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये घात जुड़ जाएगी 1 और 1/2, फिर आपका हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर चूंकि L लेस देन R, यल का जो मान होता है R की तुलना में बहुत कम होता है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है, इसलिए
एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल छोटा है लेकिन एल का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। एल को नगण्य नहीं मानेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ये हमारा बन जाएगा, ये घात से कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 के पी बटे, ये 0 हो गया और यहाँ 3/2 घात बचेगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब, ये हमारा फार्मूला बन गया। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट कर ले इसको। और तीसरा नंबर, किसी बिंदु पर पहला हमने अच्छी स्थिति में किया, दूसरा निश्चित स्थिति में किया, अब हम किसी भी बिंदु पर कर लेते हैं। ठीक, तो यानी हमारा बिंदु जरूरी नहीं कि अक्ष पे हो या निरक्ष पे, वो कहीं पर भी हो, अगर हम उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो देखें, तो मान लेते हैं कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, जिसके आवेश -q +q है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है O। अब इससे r दूरी पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु हो गया P। इसकी यहां से दूरी क्या है r। अब ये बिंदु न तो अच्छी स्थिति में है न ही निरक्षी, कहीं पर भी, इसका यहां से इसके से आपको मान ले रहे हैं थीटा। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी आपको गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में हमने ये बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P, उसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P की जो दिशा होगी P, वो इस दिशा में होगा। अब अगर हम इसको दो घटक में तोड़े P को, एक की दिशा में वैद्युत इधर की ओर, इधर हमारा हो जाएगा P cos थीटा। अगर इसके लंबवत दिशा में हम इसके घटक तोड़े तो ये हमारा हो जाएगा P sin थीटा। इस दिशा में कितना है P है, इससे थीटा कोण पे दो इसका घटक तोड़ेंगे तो हो जाएगा P cos थीटा, लंब दिशा में तोड़ेंगे तो हो जाएगा P sin थीटा। अब इसके ये अच्छी स्थिति में है, जिस दिशा में P cos थीटा है उसी दिशा में बिंदु हमारा P है। इस जिस बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु P को किसी और बिंदु से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से एक बिंदु P है, हम इसको S से डिनोट कर रहे हैं। बिंदु S पे हमको निकालना है, चूंकि P से हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बिंदु को S दिखा दे रहे हैं। अब इस बिंदु S पर जो वैद्युत क्षेत्र के आघूर्ण हम निकालेंगे अच्छी स्थिति में, तो वो तो हमारा ये हो जाएगा इधर की ओर,
E1, और ये इसके कारण जब हम निकालेंगे ये हमारा इसके लिए निरक्षीय स्थिति होगा। निरक्षीय स्थिति में तो इधर की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E2। ठीक, क्योंकि आप अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों पढ़े। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, और निरक्षीय स्थिति में जब वैद्युत द्विध्रुव का निकालते हैं तो वो उसके विपरीत दिशा में आती है। तो मान लेंगे, इसमें पहले लिखेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के आवेश -q तथा +q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु S है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव का आघूर्ण P है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चूंकि किसी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का बिंदु S की दिशा में वियोजित घटक P cos थीटा तथा लंब दिशा में वियोजित घटक P sin थीटा होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखें फिर, तो द्विध्रुव के आघूर्ण P के का OS दिशा में वियोजित घटक P cos थीटा के कारण बिंदु S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 की 2P cos थीटा बटे R²। अच्छी स्थिति द्वारा, ये इसके लिए अच्छी स्थिति है, इसलिए हम ये हो जाए तथा
द्विध्रुव के आघूर्ण का OS दिशा के लंब दिशा में वियोजित घटक P sin थीटा के कारण बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 की R P sin थीटा बटे R3 निरक्षीय स्थिति द्वारा। तो यहां देखें ये बिंदु P था जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P है उसका अगर हम घटक तोड़ते हैं अच्छी दिशा इसकी दिशा ये हो गया P cos थीटा, इसके जस्ट लंब दिशा में तोड़ते हैं P sin थीटा। तो अब एक बार हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार इसके कारण। तो ये अच्छी स्थिति में है तो अच्छी स्थिति का फार्मूला लगाएंगे तो अच्छी स्थिति में 2 आता है और निरक्षी स्थिति में 2 नहीं आता, ठीक है, उसमें सिर्फ रहता है P। तो लेकिन P के साथ यहाँ cos लगा हुआ है, इसमें P के साथ क्या लगा हुआ है, sin थीटा लगा हुआ है, ठीक। अब ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब इसका हम परिणामी निकालें तो अगर इसका परिणामी देखें ये E, तो यहां पर भी सदिशों का योग का फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिख ले, इसके ऊपर करते हैं। तो बिंदु S पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 को मान से निकाल चुके हैं, इसमें रख दें 1/4πε0 की 2P cos थीटा बटे R3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 P sin थीटा बटे R3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया E1 का मान और ये हमारा हो गया E2 का मान। अब यहां से जो कॉमन है पहले इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो E बराबर यहाँ से हमारा बाहर हो गया 1/4πε0 के, और क्या कॉमन है P कॉमन है, P बाहर हो गया, R3 बाहर हो गया, अंडर रूट के अंदर बचेगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर है तो 2 का वर्ग 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको आप साइन को cos में बदल लें या cos को sin में बदल लें। तो अब यहां पर तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 P बटे R3। इसको cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, तो एक cos स्क्वायर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया किसी भी स्थिति में। अब यहां से आप अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छी स्थिति के लिए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, अनिरक्षी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा 90। तो cos 0 अगर आप कर देते हैं आपका अच्छी स्थिति का फार्मूला हो जाएगा। ये अच्छी स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू 90 अच्छी स्थिति का फार्मूला आ जाएगा। तो यहां से ये भी देख सकते हैं अच्छी स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू अच्छी स्थिति में यानी ये बिंदु इधर की ओर आएगा, तो यानी थीटा क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर वैल्यू रखें तो इक्वल टू 1/4πε0 के p √1 + 3 cos स्क्वायर 0 बटे r³ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/4πε0 के 2p बटे r³, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1। निरक्षी स्थिति में आप निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 90 डिग्री, नोट कर लेंगे। निरक्षी स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री रखें तो इक्वल टू 1/4πε0 के p बटे r³ इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0। ये 0 हो गया तो आपका इतना ही बचा इक्वल टू 1/4πε0 की p बटे r³। यानी इस फार्मूले से हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अलग अलग हमें डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए। विश्लेषण की सबसे लास्ट हेडिंग हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस पर एक बल युग्म काम करता है, तो उस बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा ये हमको निकालना है। तो अगली हेडिंग लास्ट हेडिंग, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल युग्म का आघूर्ण यह की लास्ट हेडिंग है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल युग्म का आघूर्ण। अब इसको देखें, मोमेंट ऑफ कपल
ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल पोल इन यूनिफॉर्म टर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखें, हमसे मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र जो है इसको हम मान ले रहे हैं ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है, और ये पहले से उपस्थित है। अब हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिस ए बी जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी लंबाई 2l, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो रखा हुआ है। अब हमने आपको बताया था कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र पे आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। अगर वो धन आवेश है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और अगर वो ऋण आवेश है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर जब हम वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव में एक सिरा जो होता है वो धनात्मक होता है, तो दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। धन आवेश पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, उसकी दिशा आपने आपको पहले लिखा रखी है, उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इधर की ओर इस पर एक बल लगेगा। F ऋण आवेश, सॉरी ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश पे जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये इधर होगी। अब ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे, यानी यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बल युग्म। इसको हम क्या बोलते हैं? बल युग्म। अब ये दोनों बल युग्म में लग करके, यानी दोनों बल लग के इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे। ये इसको इस दिशा में घुमाना चाहेंगे, मान लो इस दिशा में ऐसे, ये कोण हम मान ले रहे हैं थीटा है वैद्युत क्षेत्र का, तो इस दिशा में ये इसको घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। क्योंकि ये बल एक नहीं, ये दो है, जोड़ा है, तो इसलिए इसको बल युग्म कहते हैं। और चूंकि ये इसको घुमा रहा है इसलिए हम इसको आघूर्ण कहेंगे, तो यानी ये कहलाता है बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, तो अब इसका मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम इस पे लंबाई डाल देते हैं। इसको लिख दे रहे हैं c। अगर ये कोण थीटा है तो यहां भी कोण थीटा होगा। अगर ये लंबाई 2l है तो इधर की ये लंबाई क्या बन जाएगी? 2l साइन थीटा, यानी यहां से b से c तक ये लंबाई आपकी हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल युग्म का आघूर्ण थीटा है बल युग्म का आघूर्ण, सूत्र होता है बल इंटू बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यानी ये एक बल हम लेंगे, कोई एक बल, चाहे आप ये यहां वाला बल लें चाहे यहां वाला, ये कोई बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी ये बल इधर की ओर लग रहा है, ये बल इधर,
तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी, इन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है? बी से सी तक की दूरी, यानी क्या कितना है? 2L sin थीटा। यानी बल युग्म के आघूर्ण हम टाउ से लिखा है, टाउ इक्वल टू बल हो गया या इनटू इनके बीच की दूरी, यानी क्या होगा? BC। ठीक, तो टाउ इक्वल टू F इंटू BC। BC को हमने लिखा है कितना है? 2L sin थीटा। अब ये बल F इक्वल टू भी हम जानते हैं, चूंकि E इक्वल टू होता था F बाई क्यू, तो F इक्वल टू क्या होगा? E इंटू क्यू। तो यहाँ पे मानक देंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2QL साइन थीटा। अब 2QL को हम जानते हैं, इसको हम P कहते हैं, टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। इसी को हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, चूंकि P इक्वल टू होता है 2QL, यानी तो यह हमारा कहलाया बल। तो इसके लिए पहले हम लिख लेंगे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव के आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित होते हैं, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश -q तथा +q तथा लंबाई 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, अब यहां से फिगर आप बना लेंगे और ये पूरा नोट कर लेंगे। तो ये लेसन यहां तक ही था, अब ये खत्म हुआ। अब इसका इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। जिनको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं।